नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन एक नई श्रृंखला के साथ। मैं अर्चना शुक्ला आपका सृजन नवाचार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं टीजीटी और पीजीटी के लिए संस्कृत साहित्य के इतिहास के 400 प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं आना है। तो चलिए देखते हैं। काव्य के कितने भेद हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दृश्य भ्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। और कहाँ से है? साहित्य दर्पण में। दृश्य काव्य में कितने भेद हैं? तो दृश्य काव्य में 2 भेद हैं, रूपक एवं उपरूपक। पहले आप में काव्य का भेद 2 हुआ है और यहाँ उन भेदों में पहला भेद जो दृश्य काव्य है उसका यहाँ प्रकार बताया गया है। तो दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक एवं उपरूपक। दृश्य काव्य का दूसरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दृश्य काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है रूपक या नाटक। अब रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के 10 भेद हैं। ध्यान देना क्या है कि दृश्य काव्य के जब 2 भेद हुए हैं तो एक रूपक हुआ, एक उपरूपक हुआ। फिर रूपक दृश्य काव्य का दूसरा नाम क्या हुआ? रूपक। रूपक के कितने भेद हुए? तो रूपक के 10 भेद माने गए हैं। ये सारे भेद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात आती है उपरूपक के कितने भेद हैं? तो उपरूपक के 18। आपको याद क्या करना है? रूपक के अगर 10 भेद हैं तो उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, गद्य एवं पद्य। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में श्रव्य काव्य के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य दंडी की बात हम करेंगे तो इन्होंने 3 भेद माने हैं, गद्य पद्य के अलावा इन्होंने चंपू भी माना है। अब हम यहाँ से गद्य शुरू करेंगे। तो गद्य किससे निष्पन्न होता है? गद धातु से यद प्रत्यय करने पर क्या बना? गद्य। फिर देखिए, आपादः पद संतानो गद्यम। गद्य का यह लक्षण किसने बताया है? अपादः पद संतानो। तो इसको बताया है आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में। गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से हमें मिलता है? तो वैदिक संहिताओं में मिलता है। गद्य के लिए प्राचीन परिभाषिक शब्द क्या है? तो इसको हम यजुष या यजुः कह सकते हैं। छंद विधान से रहित वैदिक मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम यजुष बोलते हैं। वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ से मिलता है? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। पौराणिक गद्य का अधिकांश भाग किस रूप में है? जो पौराणिक हमारे गद्य हैं यानी पुराणों का जो अधिकांश भाग किस रूप में है? तो पद्यमय है। षट दर्शन किस परंपरा के गद्य हैं? तो शास्त्रीय गद्य हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी गद्य की किस शैली में है? मतलब जो इनका अष्टाध्यायी है वो किस शैली में है? तो सूत्र शैली में है। अष्टाध्यायी में अर्थ मात्रा लागों को किसके समान माना गया है? पुत्र जन्मोत्सव के बराबर, यानी पुत्र के जन्मोत्सव के बराबर माना गया है। पतंजलि की कृति व्याकरण महाभाष्य में किस गुण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ प्रसाद गुण का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गद्य की किस विधा का उदाहरण है? तो शास्त्रीय विधा का उदाहरण है। महर्षि कात्यायन के पूर्व गद्य साहित्य कितने भागों में विभक्त था? तो 2 भागों में, आख्यान एवं आख्यायिका। ये क्वेश्चन बहुत आता है। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो श्रृंगार प्रकाश भोज की रचना है। शूद्रक कथा के लेखक कौन है? तो यहाँ देखिए रामिल एवं सौमिल। वासवदत्ता, सुमनोन्तरा और भयमरथी गद्य साहित्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आख्यायिका के अंदर आते हैं। बृहद कथा के लेखक कौन हैं? तो गुणाढ़। भोजकृत शूद्रक कथा का दूसरा नाम क्या है? जो शूद्रक कथा थी उसका दूसरा नाम क्या है? पंचासिका। कथा और आख्यायिका गद्य काव्य के इन 2 भेदों की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई है? अग्नि पुराण में। यानी कथा और आख्यायिका गद्य काव्य के इन 2 भेदों की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई? तो आप बताएंगे अग्नि पुराण में।
काव्यालंकार के रचनाकार कौन थे? तो रुद्रट थे। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? आचार्य भरत। ना तज्ज्ञानम ना तच्छिलप्यम ना सविधा न सकला। नाटक के महत्व के बारे में किसने कहा? भरत ने। काल्पनिक कथा गद्य की किन श्रेणी में आता है? जो काल्पनिक हमारी कथा होती है वो आख्यान में आती है। शक्तिमूलक या ऐतिहासिक कथा गद्य की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आख्यायिका में। आपको याद क्या रखना है? जो काल्पनिक कथा होगी वो आख्यान, और जो शक्तिमूलक और ऐतिहासिक होगी वो आख्यायिका। इस पे प्रश्न बनता है। अवंति सुंदरी कथा में किस महाकवि के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है? तो महाकवि दंडी। अवंति सुंदरी, दश कुमार चरितम, काव्यादर्श, ये किस महाकवि की रचनाएं हैं? तो दंडी। तो अवंति सुंदरी, दश कुमार चरितम, काव्यादर्श, ये आपको याद रखना है कि ये पुस्तक किसकी है? दंडी की है। दंडी किस महाकवि के प्रपौत्र थे? तो भारवी के थे। दंडी के माता पिता का क्या नाम था? गौरी ओम वीर दत्ता। दश कुमार चरितम में दंडी ने कितने राजकुमारों का चित्रण किया है? तो 10। कवि एक वचन का प्रयोग वाल्मीकि के लिए, कवि द्विवचन का प्रयोग व्यास के लिए हुआ है। कव्य बहुवचन का प्रयोग किस कवि के लिए किया गया है? तो सही आंसर इसका कविरदंडी 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 ना संशय। कवित्व का परिपाक किस महाकवि के लिए हुआ है? तो दंडी के लिए हुआ है। किस कवि का पद लालित्य गौरव का विषय है? तो दंडी का है। विंध्याटवी और विंध्यवासिनी देवी का वर्णन दंडी ने किस महाकाव्य में किया है? तो दश कुमार चरितम में किया। महाकवि दंडी का समय कब माना जा सकता है? तो 600 ईसा के लगभग। मगध की राजधानी पुष्पपुरी का वर्तमान नाम क्या है? पटना। मगध में किसका शासन था? राजहंस का। धर्मपाल, पद्योद्भव और सितवर्मा किसके मंत्री थे? तो राजहंस के थे। राजहंस ने किस तपस्वी की सेवा की थी? तो वामदेव की। राजहंस के पुत्र का क्या नाम था? राजवाहन। मुख्य 10 कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 8। 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका अवंति सुंदरी कथा में कितने उच्छ्वास हैं? तो यहाँ 5। दंडी किस शैली या रीति के कवि हैं? तो वैदर्भी। राजहंस की पत्नी का नाम क्या था? वासुमती। तो ये आपके पास 51 प्रश्न हो गए हैं। इसके आगे की श्रृंखला में आपको क्वेश्चन में और आपके समक्ष लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।